22 साल की बहू का राज। शादी के बाद ससुराल में क्या हुआ जानकर कांप उठेंगे। अनन्या की शादी एक अच्छे परिवार में होती है, लेकिन ससुराल में कदम रखते ही उसे एक के बाद एक चौंकाने वाले रहस्यों का सामना करना पड़ता है। सास ससुर की ठंडी नजरें और घर की दीवारों में छिपे रहस्य अनन्या को डर और या फिर ससुराल की साजिशों का शिकार हो जाएगी। ये कहानी परिवार, विश्वास, धोखे और एक औरत की हिम्मत की गहरी पड़ताल करती है। अनन्या की आंखें उसकी लाल जोड़े की चमक में खोई थीं। 22 साल की उम्र में वह अपने सपनों के राजकुमार विशाल के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी थी। शादी का दिन ऐसा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। ढोल नगाड़ों की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी मजाक और मंडप में जल रही हवन की आग की गर्माहट ने अनन्या के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। लेकिन जैसे ही विदाई का समय आया, उसकी मां की आंखों में छलकते आंसुओं ने उसे कुछ अनकहा सा दर्द दे दिया। मां ने उसे गले लगाते हुए धीरे से कहा, बेटी, ससुराल में सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना। अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया, पर उसकी मां की बातें उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी छोड़ गईं। विशाल का परिवार शहर के एक बड़े बंगले में रहता था। बाहर से देखने में वह घर किसी महल से कम नहीं था। संगमरमर की सीढ़ियां, दीवारों पर नक्काशीदार पेंटिंग्स और हर कोने में चमकता हुआ वैभव। अनन्या को पहली बार उस घर में कदम रखते ही कुछ अजीब सा लगा। सास शांति देवी ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ बनावटीपन था। ससुर रमेश बाबू ने बस एक ठंडी नज़र से उसे देखा और फिर अपने अखबार में खो गए। विशाल ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे तक ले गए। ये तुम्हारा नया घर है, अनन्या, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी, लेकिन अनन्या को उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा दिखा। पहली रात अनन्या को नींद नहीं आई। बंगले की खामोशी उसे डरावनी लग रही थी। रात के सन्नाटे में कभी कभी उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई दीवारों के पीछे बातें कर रहा हो। उसने खुद को समझाया कि शायद ये नई जगह की वजह से है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उसे एहसास होने लगा कि इस घर में कुछ गलत है। शादी के बाद का पहला हफ्ता अनन्या के लिए अजीब था। सास शांति देवी दिन भर उसे घर के कामों में उलझाए रखती। सुबह जल्दी उठकर रसोई में चाय बनाना, पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करना और फिर घर की साफ सफाई। अनन्या को ये सब बुरा नहीं लगता था, आखिर वह एक नई बहू थी और परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शांति देवी की हर बात में एक ताना छिपा होता। हमारे घर में बहुएं सुबह 4 बजे उठती हैं, वह कहती, भले ही अनन्या 5 बजे उठकर सारा काम संभाल लेती। विशाल दिन भर अपने ऑफिस में व्यस्त रहता। वह एक बड़े बिजनेस टायकून का बेटा था और उसका परिवार शहर में अपनी रसूख के लिए जाना जाता था। लेकिन अनन्या को यह देखकर हैरानी हुई कि विशाल अपने माता पिता के सामने कितना चुप रहता था। वह घर में ज्यादा बोलता नहीं, और जब भी अनन्या उससे कुछ पूछती, वह बात को टाल देता। तुम बस अपना काम करो, अनन्या, मम्मी पापा को खुश रखो, वह बार बार यही कहता। एक रात जब अनन्या और विशाल अपने कमरे में थे, अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, विशाल, तुम्हारे मम्मी पापा मुझसे कुछ नाराज लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? विशाल ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। तुम ज्यादा सोचती हो, वो बस पुराने ख्यालों के हैं। तुम्हें वक्त देना होगा। उसकी बातों में कुछ छिपा हुआ था, लेकिन अनन्या ने उस रात उस बात को यहीं छोड़ दिया। दूसरे हफ्ते में अनन्या को घर के कुछ कोनों में अजीब सी चीजें दिखने लगीं। एक बार जब वह रात को पानी लेने किचन में गई, तो उसे लगा कि किसी ने उसका पीछा किया। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक हल्की सी सांस की आवाज थी, जो कुछ ही पलों में गायब हो गई। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन जब वह सास के साथ मंदिर गई, तो शांति देवी ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की थी, जो अनन्या से मिलती जुलती थी। ये कौन है? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। शांति देवी ने तस्वीर को जल्दी से मोड़कर रख लिया और कहा, कोई पुरानी रिश्तेदार, अब मर चुकी है। उनकी आवाज में एक ठंडक थी, जो अनन्या को अजीब लगी। उसी रात अनन्या ने विशाल से उस तस्वीर के बारे में पूछा। विशाल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुमने वो तस्वीर कहाँ देखी? उसने गुस्से में पूछा। अनन्या ने डरते हुए मां के दिखाने की बात बताई। विशाल ने गहरी सांस ली और कहा, वो मेरी बहन थी, रिया। उसकी बात मत करो। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही कुछ और भी था, शायद डर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनन्या को घर में और अजीब अजीब चीजें नजर आने लगीं। एक रात जब वह बरामदे में खड़ी थी, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज हल्की थी, लेकिन साफ थी। अनन्या।
उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने विशाल को बताया, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। तुम थक गई हो, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन अनन्या को अब यकीन हो चला था कि यह घर सामान्य नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। एक दिन, जब पूरा परिवार बाहर गया था, अनन्या ने घर की तलाशी शुरू की। उसने सास के कमरे में एक पुराना बक्सा देखा, जो ताला बंद था। उसने हिम्मत करके ताला तोड़ा और अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, पत्र और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकती। ये रिया की डायरी थी। अनन्या ने डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ने पर रिया ने अपने ससुराल के डरावने अनुभव लिखे थे। उसने लिखा था कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने एक साजिश का जिक्र किया था, जिसमें विशाल भी शामिल था। अनन्या के हाथ कांपने लगे। क्या विशाल वही इंसान था जिससे उसने शादी की थी? अनन्या ने डायरी को छिपा दिया और फैसला किया कि वह विशाल से आमने सामने बात करेगी। उस रात, जब विशाल कमरे में आया, अनन्या ने डायरी उसके सामने रख दी। ये क्या है, विशाल? रिया के साथ क्या हुआ था? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। विशाल का चेहरा लाल हो गया। उसने डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे रोक लिया। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, विशाल ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने जोर देकर पूछा, रिया की मौत कैसे हुई? और तुम सब क्या छिपा रहे हो? विशाल चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अचानक अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम ज्यादा सवाल पूछोगी, तो तुम्हारा हाल भी रिया जैसा होगा। ये सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसने गलत इंसान से शादी कर ली थी? क्या ये घर उसकी कब्र बनने वाला था? उसने फैसला किया कि वह इस ससुराल से भागेगी, लेकिन उससे पहले उसे सच का पता लगाना था। अगले कुछ दिन अनन्या ने बहुत सावधानी से बिताए। वह दिन में सामान्य बहू की तरह व्यवहार करती, लेकिन रात में रिया की डायरी पढ़ती और घर के रहस्यों को खोजने की कोशिश करती। उसे पता चला कि रिया की मौत कोई हादसा नहीं थी। डायरी में एक नाम बार बार आ रहा था, रमेश बाबू, उसके ससुर। रिया ने लिखा था कि रमेश बाबू का एक काला कारोबार था, जिसमें वह मासूम लड़कियों को फंसाता था। क्या अनन्या भी उसी साजिश का हिस्सा थी? एक रात, जब अनन्या छुपकर घर के तहखाने में गई, तो उसे वहां कुछ पुराने कागजात मिले। उनमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ उसकी तरह दिखती थीं। कागजात में एक अनुबंध था, जिसमें लिखा था कि विशाल की शादी एक खास परिवार की लड़की से होगी, जो उनके कारोबार को आगे बढ़ाएगी। अनन्या का नाम उस अनुबंध में। अनन्या अब समझ चुकी थी कि वह एक बड़े जाल में फंस चुकी थी। उसने अपने मायके फोन करने की कोशिश की, लेकिन घर का फोन काम नहीं कर रहा था। उसका मोबाइल भी कब का गायब हो चुका था। वह पूरी तरह से इस घर में कैद थी। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने एक योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में घर से भागने की कोशिश करेगी। एक रात, जब पूरा घर सो रहा था, अनन्या ने चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, उसे शांति देवी की ठंडी आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रही हो, बहू? अनन्या का दिल धड़कने लगा। वह पलटी और देखा कि शांति देवी और रमेश बाबू दोनों उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से भाग सकती हो? रमेश बाबू ने कहा। उनकी आवाज में एक क्रूरता थी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सच जान चुकी हूं। तुम लोग रिया के साथ क्या किया, और अब मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं चुप नहीं रहूंगी। शांति देवी हंसी और बोली, तुम रिया से भी ज्यादा हिम्मत वाली हो। लेकिन हिम्मत यहां काम नहीं आती। इसके बाद रमेश बाबू ने अपने नौकर को बुलाया और अनन्या को जबरदस्ती तहखाने में ले जाया गया। तहखाने में अनन्या को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वहां की दीवारें नम थीं और हवा में एक सड़ांध भरी थी। अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने कमरे में एक पुराना लोहे का रॉड देखा और उसे उठाकर दरवाजे पर वार करने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद दरवाजा टूट गया। वह बाहर निकली और भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह घर के मुख्य गेट तक पहुंची, विशाल उसके सामने आ खड़ा हुआ। अनन्या, तुमने बहुत बड़ी गलती की, उसने कहा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गलती तुमने की, विशाल। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं बनूंगी। विशाल ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने हिम्मत दिखाई और उसे धक्का देकर भाग निकली। वह सड़क पर दौड़ती रही, जब तक कि उसे एक पुलिस चौकी नहीं दिखी। उसने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और विशाल के परिवार को हिरासत में ले लिया।
पुलिस की जांच में पता चला कि विशाल का परिवार एक बड़े मानव तस्करी के रैकेट में शामिल था। रिया भी उनकी साजिश का शिकार बनी थी। अनन्या की हिम्मत और सूझबूझ ने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि कई और लड़कियों को भी इस जाल से निकालने में मदद की। अनन्या अपने मायके लौट आई। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुझे कहा था ना, बेटी, अपनी आंखें और कान खुले रखना। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैंने न सिर्फ अपनी आंखें और कान खुले रखे, बल्कि अपने दिल की आवाज भी सुनी। पुलिस चौकी की ठंडी बेंच पर बैठी अनन्या की सांसें अभी भी तेज थीं। बाहर बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, और चौकी की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने इंस्पेक्टर राठौर को सारी बात बताई थी, रिया की डायरी, तहखाने में मिले कागजात, और विशाल के परिवार की साजिश। इंस्पेक्टर राठौर, एक अधेड़ उम्र के गंभीर स्वभाव के पुलिस वाले, ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनकी भारी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, लेकिन उनकी आंखों में सहानुभूति भी झलक रही थी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो, अनन्या, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन ये मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा जटिल है। रमेश बाबू का परिवार शहर में रसूखदार है। उनके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे डर था कि कहीं ये साजिश उस तक दोबारा न पहुंच जाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। रमेश बाबू, शांति देवी और विशाल को हिरासत में ले लिया गया। तहखाने की तलाशी में कुछ और कागजात और सबूत मिले, जो एक बड़े मानव तस्करी के रैकेट की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन अनन्या को अभी भी लग रहा था कि कहानी का कोई हिस्सा अधूरा है। रिया की डायरी में एक नाम बार बार आ रहा था, मालिक, लेकिन उसका असली नाम कहीं नहीं लिखा था। अनन्या को यकीन था कि रमेश बाबू और शांति देवी इस साजिश के सिर्फ मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड कोई और था। पुलिस ने अनन्या को उसके मायके भेजने का इंतजाम किया। उसकी मां, सुशीला, ने उसे गले लगाते ही रोना शुरू कर दिया। मैंने तुझे कहा था, बेटी, कि कुछ गलत है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। अनन्या ने मां को चुप कराया और कहा, मां, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने सच का पहला कदम उठा लिया है। लेकिन मायके में भी अनन्या को चैन नहीं मिला। रात को उसे अजीब अजीब फोन कॉल्स आने लगे। कोई अनजान नंबर से कॉल करता, लेकिन जब वह फोन उठाती, तो दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती। एक रात, उसके मायके के दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी रिया की, जिसमें वह रोती हुई दिख रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, सच को दफन कर दो, वरना। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत इंस्पेक्टर राठौर को फोन किया। इंस्पेक्टर ने लिफाफे को सबूत के तौर पर ले लिया और अनन्या को सलाह दी कि वह कुछ दिन के लिए शहर छोड़ दे। लेकिन अनन्या ने मना कर दिया। मैं भागूंगी नहीं, इंस्पेक्टर साहब। अगर मैंने अब हार मान ली, तो रिया जैसी और कितनी लड़कियों को ये लोग अपनी साजिश का शिकार बनाएंगे। नया किरदार, एक अनजान मददगार। अगले दिन, अनन्या को एक अनजान लड़की का मैसेज मिला। उसका नाम था माया। माया ने लिखा, मैं रिया की दोस्त थी। मुझे पता है कि तुम सच जानना चाहती हो। मेरे पास कुछ सबूत हैं, लेकिन हमें सावधानी से मिलना होगा। अनन्या को पहले तो शक हुआ, लेकिन माया की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे भरोसेमंद लगा। उसने माया से मिलने का फैसला किया। माया से मुलाकात एक पुराने कॉफी शॉप में हुई। माया एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने अनन्या को बताया कि रिया और वह कॉलेज में साथ पढ़ती थीं। रिया ने उसे अपनी ससुराल के बारे में कुछ बातें बताई थीं, लेकिन उसकी मौत से पहले वह पूरी सच्चाई नहीं बता पाई थी। माया ने एक पेन ड्राइव अनन्या को दी, जिसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें थीं। ये रिकॉर्डिंग्स रिया ने मुझे दी थीं। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए, तो इसे पुलिस तक पहुंचाना। लेकिन मुझे डर था, मैं कायर थी, माया ने आंसुओं के साथ कहा। अनन्या ने पेन ड्राइव को ध्यान से रख लिया और माया को भरोसा दिलाया कि वह अब इस सच को दुनिया के सामने लाएगी। घर लौटकर उसने रिकॉर्डिंग्स सुनी। उनमें रिया की आवाज़ थी, जिसमें वह किसी से डरते हुए बात कर रही थी। मालिक, मुझे छोड़ दो। मैं अब और नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एक भारी पुरुष आवाज़ थी, जो कह रही थी, तूने जो देखा, वो भूल जा, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। अनन्या की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये, मालिक, कौन था? अनन्या ने पेन ड्राइव इंस्पेक्टर राठौर को सौंप दी। रिकॉर्डिंग्स में एक और सुराग था, एक जगह का नाम, शिवम पैलेस। इंस्पेक्टर ने बताया कि यह शहर के बाहर एक पुराना होटल था, जो अब बंद हो चुका था। लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि वहां अक्सर कुछ संदिग्ध गतिविधियां होती थीं। अनन्या ने फैसला किया कि वह खुद उस जगह की तलाशी लेगी। इंस्पेक्टर ने उसे मना किया, लेकिन अनन्या का हठ उनके सामने नहीं टिका।
आखिरकार इंस्पेक्टर ने एक सादी वर्दी वाले पुलिस वाले सुभाष को उसके साथ भेजा। शिवम पैलेस एक सुनसान इमारत थी जिसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। अंदर घुसते ही अनन्या को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। सुभाष ने टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाया। तहखाने में उन्हें कुछ पुराने बक्से मिले जिनमें और कागजात थे। उनमें कुछ लड़कियों के नाम और तस्वीरें थीं, जिनमें अनन्या की तस्वीर भी शामिल थी। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। कोई गोली चली थी। सुभाष ने अनन्या को जमीन पर धकेल दिया और अपनी पिस्तौल निकाली। कोई है यहाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरे में एक साया दिखा जो तेजी से भाग रहा था। सुभाष ने उसका पीछा किया, लेकिन वह गायब हो गया। शिवम पैलेस से लौटने के बाद अनन्या को और धमकियां मिलने लगीं। एक रात जब वह अपने कमरे में थी, खिड़की के शीशे पर एक पत्थर आकर लगा। बाहर एक कागज लिपटा हुआ था जिसमें लिखा था, अब रुक जा वरना तेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। अनन्या ने तुरंत अपनी मां को शहर से बाहर अपनी मौसी के घर भेज दिया। वह खुद भी डर रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। इंस्पेक्टर राठौर ने अनन्या को बताया कि रमेश बाबू और शांति देवी ने कुछ हद तक अपनी साजिश कबूल कर ली थी। उन्होंने बताया कि वे एक बड़े रैकेट के लिए काम करते थे जो मासूम लड़कियों को फंसाकर विदेश भेजता था। लेकिन मालिक का नाम बताने से वे डर रहे थे। विशाल ने भी कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि वह सिर्फ अपने पिता के आदेशों का पालन कर रहा था। एक दिन माया ने अनन्या को फिर से बुलाया। इस बार उसने बताया कि उसे एक पुराना वीडियो मिला है जिसमें रिया और मालिक की बातचीत रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो में मालिक का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज वही थी जो पेन ड्राइव में थी। माया ने कहा, मुझे लगता है कि ये आदमी शहर का कोई बड़ा आदमी है। रिया ने मुझसे कहा था कि वह बहुत ताकतवर है। अनन्या और माया ने मिलकर वीडियो को इंस्पेक्टर राठौर को दिखाया। पुलिस ने तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से वीडियो को साफ किया। आखिरकार मालिक का चेहरा सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि शहर का मशहूर बिजनेसमैन और रमेश बाबू का पुराना दोस्त विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर राठौर का चेहरा सख्त हो गया। ये आदमी बहुत चालाक है। इसके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। अनन्या ने फैसला किया कि वह विक्रम सिंह से आमने सामने बात करेगी। उसने माया और इंस्पेक्टर राठौर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। माया ने विक्रम सिंह को एक फर्जी मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि अनन्या उसके पास सारे सबूत लेकर आ रही है। विक्रम सिंह ने अनन्या को अपने ऑफिस में बुलाया। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और विक्रम सिंह के ऑफिस पहुंची। वहां वह एक शानदार कमरे में बैठा था, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर। तो तुम वही लड़की हो जो मेरे रास्ते में रोड़ा बन रही है, विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा। अनन्या ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने कहा, तुमने रिया को मारा और अब मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। विक्रम सिंह ने ताली बजाई और कहा, तुम में हिम्मत है, लेकिन हिम्मत से कुछ नहीं होता। तभी कमरे में पुलिस घुस आई। इंस्पेक्टर राठौर ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। विक्रम सिंह को हिरासत में ले लिया गया और उसके ऑफिस की तलाशी में कई और सबूत मिले जो उसके रैकेट को पूरी तरह बेनकाब करते थे। विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसका पूरा रैकेट ध्वस्त हो गया। कई लड़कियों को बचा लिया गया और रिया की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। अनन्या ने अपने मायके में कुछ महीने बिताए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया जो ऐसी लड़कियों की मदद करता था जो साजिशों का शिकार होती थीं। एक दिन माया ने अनन्या से मिलने आए और कहा, रिया को तुम पर गर्व होगा। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था।